नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो आज की इस वीडियो में हम उत्तर मुगल काल के बारे में पढ़ेंगे, जिसके बाद हमारा पूरा मुगल साम्राज्य खत्म हो जाएगा। इससे अगली वीडियो में हम पूरे मुगल काल की जो शासन व्यवस्था थी और सैन्य व्यवस्था थी वो भी देख लेंगे। तो बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक आपको पूरा मुगल साम्राज्य मध्यकालीन इतिहास की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लें, वहाँ पर आपको पूरा मुगल साम्राज्य देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आज के इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे, ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो पहले हम पूरे मुगल काल का फैमिली चार्ट देखेंगे, ताकि आपको पता चल सके कि किसके बाद कौन सा शासक बना। पूरा फैमिली चार्ट हम एक बार देख लेंगे। उसके बाद हम उत्तर मुगल काल के सभी शासकों के बारे में सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं वो देखेंगे। और लास्ट में एक बार फिर हम सभी उत्तर मुगल काल के शासकों का क्रम देख लेंगे। और उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे। तो आप पूरी वीडियो को एंड तक देखें और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करें। तो पूरे मुगल वंश का शासन काल 1526 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक रहा, जिसे दो भागों में बांटा गया। पहले भाग को कहा गया पूर्ववर्ती मुगल काल और दूसरे भाग को कहा गया उत्तर मुगल काल। उत्तर यानी कि बाद वाला। पहले को कहा गया पूर्ववर्ती मुगल काल, जिसमें 1526 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक के शासन काल को लिया जाता है पूर्ववर्ती मुगल काल में। और उत्तर मुगल काल में 1707 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक के शासनकाल को लिया जाता है। तो पूर्ववर्ती मुगल काल में हमने बाबर से लेकर औरंगजेब तक पूरा डिटेल में पढ़ लिया है। अगर आपने वीडियोस को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लेना, वहाँ पर मैंने बाबर से लेकर औरंगजेब सबके बारे में डिटेल में पढ़ा दिया है। तो बाबर के बाद आपको पता है कि अगला शासक हुमायूं बना था। हुमायूं के बाद अगला मुगल शासक अकबर बना था। हालांकि बीच में सूर्यवंश की स्थापना हुई थी, पर वो अलग वंश है, हम यहाँ पर मुगल वंश की बात कर रहे हैं। तो बाबर के बाद अगला मुगल शासक हुमायूं बना। हुमायूं के बाद अगला मुगल शासक अकबर बना। अकबर के बाद अगला मुगल शासक उसका पुत्र जहांगीर बना। जहांगीर के बाद शाहजहां और शाहजहां के बाद औरंगजेब। तो औरंगजेब तक जो मुगल वंश था ये अपने चरमोत्कर्ष पर था, यानी कि अपने पीक पर था। और औरंगजेब के बाद क्या होता है कि मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो जाता है। आगे आप देखेंगे कि उत्तर मुगल काल में कोई भी बहादुर मुगल शासक नहीं आ पाता, जिसके कारण मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो जाता है औरंगजेब के शासनकाल के बाद। तो पूर्ववर्ती मुगल काल में हमने बाबर से लेकर औरंगजेब के बारे में पढ़ लिया था। आज हम उत्तर मुगल काल में जो बाकी के मुगल शासक हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो एक बार हम उत्तर मुगल काल के जो शासक हैं उनका चार्ट देख लेते हैं, उनका फैमिली चार्ट देख लेते हैं कि किसका पुत्र अगला शासक बना। इनके बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले आपको एक बार क्लियर हो जाना चाहिए, पूरा ओवरव्यू ले लीजिए, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किसके बाद कौन शासक बनता है। आपको ये रटना नहीं है, बस इस प्रकार का चार्ट आप अपनी कॉपी पर बना लेना ताकि आपको याद रहे। तो देखिए, औरंगजेब तक हमने पढ़ लिया था और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि औरंगजेब के कितने पुत्र थे। 5 पुत्र थे। कौन कौन? आजम शाह, मुअज्जम, मोहम्मद सुल्तान, मोहम्मद अकबर और काम बख्श। ये 5 पुत्र थे औरंगजेब के। तो उत्तर मुगल काल में जो भी शासक बनते हैं ना, उनको मैंने लाल रंग से लिखा हुआ है। आप ये देख रहे हैं, जो लाल रंग से मैंने लिखा हुआ है वो उत्तर मुगल काल के शासक बनते हैं। और मैंने ऊपर नंबरिंग भी की हुई है कि सबसे पहले कौन शासक बना उत्तर मुगल काल में? बहादुर शाह, जिसे मुअज्जम भी कहते हैं। तो ऊपर मैंने 1 नंबर लिखा हुआ है। उसके बाद जहांदर शाह, उसके ऊपर मैंने 2 नंबर लिखा हुआ है, ताकि आपको इसका क्रम पता चल सके। और लास्ट में हम रिवाइज भी कर लेंगे इसका सही क्रम। तो देखिए, औरंगजेब के 5 पुत्र होते हैं आजम शाह, मुअज्जम, मोहम्मद सुल्तान, मोहम्मद अकबर और काम बख्श, जिसमें से मोहम्मद सुल्तान और मोहम्मद अकबर इन दोनों की तो मृत्यु हो जाती है। बचते हैं 3 पुत्र, आजम शाह, मुअज्जम और काम बख्श। तो इन तीनों के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध होता है, यानी कि अगला राजा कौन बनेगा। और इस युद्ध में विजय होती है बहादुर शाह यानी कि मुअज्जम की। तो औरंगजेब के बाद अगला शासक बनता है मुअज्जम, जिसे बहादुर शाह प्रथम के नाम से जानते हैं। उसके बाद बहादुर शाह के 4 पुत्र होते हैं, जहांदर शाह, अजीम उस शान, रफ़ी उस शान और जहान शाह। तो बहादुर शाह के बाद अगला शासक कौन बनता है?
तो बहादुर शाह के बाद अगला शासक बनता है जहांदर शाह, उसका पुत्र बनता है जहांदर शाह। और जहांदर शाह के बाद अगला शासक कौन बनता है, तो आपको ये रटना नहीं है, एक बार मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो सके, आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूज़न न रहे। आप भी एक बार अपनी कॉपी पर इसी प्रकार का चार्ट बना लेना और उसको रिवाइज कर लेना। एक बार बना लेंगे ना आप अपने हाथ से, तब आपको भी याद हो जाएगा। तो देखिए, बहादुर शाह प्रथम के बाद अगला शासक जहांदर शाह बनता है, पर जहांदर शाह के बाद अगला शासक उसका पुत्र नहीं बनता, वो बाद में बनता है। जहांदर शाह के बाद जो अगला शासक बनता है, ये जहांदर शाह के भाई का बेटा, यानी कि बहादुर शाह प्रथम के दूसरे बेटे अजीम उस शान का बेटा फर्रुखसियर, ये अगला शासक बनता है जहांदर शाह के बाद, फर्रुखसियर। और फर्रुखसियर के बाद कौन बनता है, तो फर्रुखसियर के बाद बहादुर शाह प्रथम के तीसरे बेटे रफ़ी उस शान का बेटा रफ़ी उद दर्जाल, ये कुछ ही समय के लिए शासक बनता है। इसीलिए आप कई किताबों में देखेंगे इसका नाम नहीं लिखा होता, रफ़ी उद दर्जात। और रफ़ी उद दर्जात के बाद उसका सगा भाई रफ़ी उद दौला, ये दोनों ही भाई बहुत ही कम समय के लिए शासक बनते हैं, बस कुछ ही महीनों के लिए। और दोनों ही भाइयों की बीमारी से मौत हो जाती है, इसीलिए ये ज़्यादा देर तक शासक नहीं रह पाते। तो रफ़ी उद दौला के बाद अगला शासक कौन बनता है, तो रफ़ी उद दौला के बाद अगला शासक बनता है बहादुर शाह प्रथम के चौथे बेटे जहान शाह का पुत्र मोहम्मद शाह। याद रखिएगा, आप देख रहे हैं कि बहादुर शाह प्रथम के जितने भी ये 4 पुत्र हैं, सबके बेटे अगले शासक बनते हैं। तो जहान शाह का पुत्र मोहम्मद शाह अगला शासक बनता है, और मोहम्मद शाह के बाद उसका पुत्र अहमद शाह अगला शासक बनता है। तो यहाँ पर हमने 7 शासक देख लिए। सबसे पहले मुअज्जम यानी कि बहादुर शाह प्रथम, जो कि औरंगजेब का पुत्र होता है, वो शासक बनता है। उसके 4 बेटे होते हैं, जिसमें से बहादुर शाह प्रथम के बाद अगला शासक उसका बेटा जहांदर शाह बनता है। और जहांदर शाह की मृत्यु के बाद बहादुर शाह प्रथम के दूसरे बेटे अजीम उस शान का बेटा फर्रुखसियर, ये अगला शासक बनता है तीसरे नंबर पर। और फर्रुखसियर के बाद बहादुर शाह का तीसरा बेटा रफ़ी उस शान, उसका पुत्र रफ़ी उद दर्जात अगला शासक बनता है चौथे नंबर पर। और 5वें नंबर पर उसका सगा भाई रफ़ी उद दौला, ये शासक बनता है। उसके बाद बहादुर शाह प्रथम का चौथा पुत्र था जहान शाह, उसका पुत्र मोहम्मद शाह अगला शासक बनता है छठे नंबर पर। और मोहम्मद शाह के बाद उसका पुत्र अहमद शाह 7वें नंबर पर अगला शासक बनता है। तो यहाँ पर हमने देख लिया। तो अहमद शाह के बाद अगला शासक कौन बनता है, तो यहाँ पर हमने देखा बहादुर शाह के जो बेटे थे, उनके बेटे अगले शासक बन जाते हैं, पर जहांदर शाह का बेटा अभी तक अगला शासक नहीं बन पाया था। तो देखिए, तो अहमद शाह के बाद जहांदर शाह का जो बेटा होता है, वो अगला शासक बनता है 8वें नंबर पर आलमगीर द्वितीय। याद रखिएगा, अभी आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो अहमद शाह के बाद अगला शासक बनता है आलमगीर द्वितीय। और आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के बाद बस कुछ ही दिनों के लिए शासक बनता है शाहजहां तृतीय। तो शाहजहां तृतीय कौन है, तो शाहजहां तृतीय औरंगजेब के 5 बेटे थे ना, उसमें से एक था काम बख्श। तो काम बख्श का ये पौत्र है कौन, शाहजहां तृतीय। ये 9वें नंबर पर बस कुछ ही दिनों के लिए अगला शासक बनता है, इसीलिए इसका ज़्यादा जिक्र नहीं है। 9वें नंबर पर बनता है शाहजहां तृतीय, और उसके बाद शाह आलम द्वितीय इसे हराकर अगला शासक बन जाता है। शाह आलम द्वितीय कौन है, तो ये आलमगीर द्वितीय का बेटा होता है। और उसके बाद शाह आलम द्वितीय के बाद उसका बेटा अकबर द्वितीय अगला शासक बनता है। और अकबर द्वितीय के बाद उसका बेटा बहादुर शाह जफर मुगल वंश का आखिरी शासक बनता है। तो ये पूरी मैंने उत्तर मुगल काल की पूरी फैमिली ट्री आपको बता दी कि किसका पुत्र अगला शासक बनता है। इसे आप एक बार कॉपी पर जरूर लिख लेना जिस प्रकार मैंने लिखा है, ताकि आपको ये याद हो जाए। तो आगे अब हम देख लेते हैं उत्तर मुगल काल। तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तर मुगल काल 1707 ईस्वी में प्रारंभ होता है। और 1857 ईस्वी में जब बहादुर शाह जफर 1857 ईस्वी की क्रांति जो उस समय अंग्रेजों के विरुद्ध हुई थी, इसमें बहादुर शाह जफर की हार हो जाती है। और बहादुर शाह जफर की पराजय के बाद अंग्रेजों द्वारा उसे रंगून की कैद में भेज दिया जाता है, और वहीं पर इसकी बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाती है। तो यहीं से उत्तर मुगल काल का अंत हो जाता है। तो 1707 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी की क्रांति तक के समय को उत्तर मुगल काल कहा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं उत्तर मुगल काल के पहले शासक बहादुर शाह प्रथम। तो बहादुर शाह प्रथम का शासनकाल 1707 ईस्वी से लेकर 1712 ईस्वी तक रहा, केवल 5 वर्षों तक। तो बहादुर शाह प्रथम का पूर्व नाम क्या था, मुअज्जम था। और औरंगजेब के 3 पुत्र थे जिनके बीच में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था। वैसे तो औरंगजेब के 5 पुत्र थे, पर 2 पुत्रों की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। तो बचे 3 पुत्र मुअज्जम,
आजम और कामबख्श, इन तीनों के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध होता है। तो औरंगजेब ने अपने 3 पुत्रों में वसीयत के माध्यम से विभाजन का निर्णय लिया था, परंतु जैसा कि मुगलों में राजा बनने के लिए आपस में युद्ध की जो प्रथा चली आ रही थी, वैसा ही औरंगजेब के तीनों पुत्रों में भी हुआ। औरंगजेब के तीनों पुत्रों में भी उत्तराधिकार का युद्ध होता है, और जैसा कि औरंगजेब ने वसीयत के माध्यम से विभाजन का निर्णय लिया था, ये तीनों पुत्रों को नामंजूर था और तीनों के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। तो औरंगजेब के 3 पुत्रों में से एक पुत्र मुअज्जम अपने बाकी 2 भाइयों को पराजित करके राजा बन जाता है और वह बहादुर शाह प्रथम के नाम से राजा बनता है। तो पहले इसका नाम होता है मुअज्जम, पर जब ये अपने दोनों भाइयों को हरा देता है और राजा बनता है, तब ये अपना नाम रख लेता है बहादुर शाह, याद रखिएगा, और इसे बहादुर शाह प्रथम के नाम से जाना जाता है। तो जो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था वो भी देख लेते हैं। तो 2 युद्ध हुए थे उत्तराधिकार के। पहला युद्ध आगरा के पास जजाओं का युद्ध लड़ा गया, जो कि मुअज्जम और आजम शाह के बीच में हुआ, और इसमें आपको पता ही है विजय किसकी हुई, मुअज्जम की हुई। और दूसरा युद्ध दक्षिण भारत में बीजापुर का युद्ध लड़ा गया, जिसमें मुअज्जम और उसका दूसरा भाई कामबख्श, इन दोनों के बीच में हुआ, और इसमें विजय किसकी हुई, तो मुअज्जम की हुई। तो उत्तराधिकार के युद्ध में सफल होने के बाद मुअज्जम 65 वर्ष की अवस्था में, तो 65 वर्ष की आयु में बहादुर शाह प्रथम की उपाधि धारण करके ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा। कौन, मुअज्जम, कितनी वर्ष की आयु में, 65 वर्ष की आयु में, याद रखिएगा। असहिष्णु नीतियां जैसे कि हिंदुओं के साथ कट्टरता, भारतीय शासकों के साथ कड़ा व्यवहार, धार्मिक नीतियां, राजपूत नीतियां, इन सभी को बदलते हुए सहिष्णु नीतियां अपनाई। तो ये अपने पिता की तरह कट्टर नहीं था, बल्कि इसने सहिष्णु नीतियां अपनाई। तो बहादुर शाह ने मराठों और राजपूतों के प्रति मैत्रीपूर्ण नीति अपनाई। इसने संभाजी के पुत्र शाहू को मुगल कैसे आजाद कर दिया था, किसने, बहादुर शाह प्रथम ने। और इतिहासकार खफी खां के अनुसार ये जो बहादुर शाह प्रथम था ना, ये राजकीय कार्यों में इतना लापरवाह था कि लोग इसे शाह बेखबर कहने लगे। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि शाह बेखबर किस राजा को कहा जाता था, बहादुर शाह प्रथम को। तो 1712 ईस्वी में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इसका पुत्र जहांदर शाह अगला शासक बनता है। तो बहादुर शाह प्रथम के बाद अगला शासक बनता है जहांदर शाह, जिसका शासनकाल केवल 1 वर्ष का ही रहता है। तो बहादुर शाह के 4 पुत्र थे, हमने पीछे देखा। उन चारों पुत्रों में भी उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। जैसे कि हमने देखा था कि औरंगजेब के 5 पुत्र थे, 2 की मृत्यु हो गई थी, बाकी 3 पुत्रों के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था। उसी प्रकार बहादुर शाह के 4 पुत्रों के बीच में भी उत्तराधिकार का युद्ध होता है। और उस समय एक शक्तिशाली सामंत था जिसका नाम था जुल्फिकार खां। उसने जहांदर शाह का साथ दिया था, जिसके कारण बाकी तीनों भाइयों को हराते हुए सबसे कमजोर पुत्र ही शासक बन जाता है, और इसका नाम था जहांदर शाह। क्योंकि इसका साथ कौन देता है, एक सामंत था, सेनापति था, जिसका नाम था जुल्फिकार खां। ये किसका साथ देता है, जहांदर शाह का साथ देता है, जिसके कारण अगला शासक बनता है जहांदर शाह। और इसे लंपट मूर्ख भी कहा जाता है, किसे, जहांदर शाह को। याद रखिएगा, शाह बेखबर कहा जाता है बहादुर शाह प्रथम को, और लंपट मूर्ख कहा जाता है जहांदर शाह को। तो शासक बनते ही जहांदर शाह ने जुल्फिकार खां को वजीर का पद प्रदान किया, क्योंकि जुल्फिकार खां के कारण ही ये राजा बना था। इसीलिए जहांदर शाह ने जुल्फिकार खां को अपना वजीर नियुक्त किया। और वजीर बनने के बाद जो वास्तविक सत्ता थी ये किसके हाथ में थी, ये जुल्फिकार खां के हाथ में थी। इसीलिए जुल्फिकार खां ने सबसे कमजोर शासक जहांदर शाह का साथ दिया था, ताकि गद्दी पर तो जहांदर शाह बैठे, पर जो वास्तविक शक्तियां हो वो किसके हाथ में रहे, जुल्फिकार खां के हाथ में रहे। तो इस दौरान जो जहांदर शाह होता है, ये लाल कुंवरी नामक एक वेश्या के साथ संबंध के कारण चर्चा में रहता है, जिसके कारण यह राजपाट में ज्यादा रुचि नहीं रखता। इसीलिए से लंपट मूर्ख कहा गया। और जो वास्तविक शक्तियां थी, वास्तविक सत्ता थी, ये कौन संभाल रहा था, इसका वजीर जुल्फिकार खां, उसके पास वास्तविक शक्तियां थी। इसीलिए ज्यादा देर तक इसका शासन नहीं रहता जहांदर शाह का। तो आगे चलकर क्या होता है, तो सैयद बंधु 2 मुसलमान भाई होते हैं, एक का नाम होता है हुसैन अली खां और दूसरा होता है अब्दुल्ला खां। ये फर्रुखसियर के साथ मिलकर जहांदर शाह की हत्या करवा देते हैं, और अगला शासक किसे बना देते हैं, फर्रुखसियर को बना देते हैं। तो हमने क्या पढ़ा कि सैयद बंधु हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां ये किसके साथ मिल जाते हैं, फर्रुखसियर के साथ मिल जाते हैं, और फर्रुखसियर के साथ मिलकर जहांदर शाह की हत्या करवा देते हैं, और अगला शासक बन जाता है फर्रुखसियर। तो फर्रुखसियर का शासनकाल 1713 ईस्वी से लेकर
1719 ईस्वी तक रहा, तो इसको शासक बनाने में सबसे बड़ा सहयोग सैयद बंधुओं का होता है, जो कि अवध क्षेत्र के दो मुसलमान भाई होते हैं, अब्दुल्ला खां और हुसैन खां, जिनके पास वजीर समान शक्ति थी। तो ये मुगल सेना के ही सेनापति थे। तो इनकी सहायता से फर्रुखसियर अगला शासक बन जाता है। तो फर्रुखसियर को घृणित कायर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? घृणित कायर के नाम से। ये जो उपाधियां हैं ये एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो घृणित कायर के नाम से किसे जाना जाता है? फर्रुखसियर को जाना जाता है। तो सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियर को अगला शासक बनाया था। तो फर्रुखसियर ने भी सैयद बंधुओं में से अब्दुल्ला खां को वजीर और हुसैन अली को मीर बख्शी नियुक्त किया। तो सैयद बंधुओं को मध्यकालीन भारतीय इतिहास में शासक निर्माता यानी कि किंग मेकर के रूप में जाना जाता है। आगे भी आप देखेंगे कि फर्रुखसियर के बाद भी ये अगला राजा नियुक्त करते हैं। तो मध्यकालीन भारत में किंग मेकर के रूप से किसे जाना जाता है? सैयद बंधुओं को, याद रखिएगा। तो फर्रुखसियर के शासनकाल में क्या क्या होता है? तो फर्रुखसियर के शासनकाल में सिखों के नेता बंदा बहादुर को पकड़कर 1716 ईस्वी में उसका वध कर दिया जाता है। किसका? बंदा बहादुर का। गुरु गोविंद सिंह जी के बाद अगला जो सिखों का नेता होता है उसका नाम था बंदा बहादुर। तो बंदा बहादुर का वध कर दिया जाता है फर्रुखसियर के शासनकाल में। और फर्रुखसियर एक असाध्य रोग से पीड़ित था। तो इसका उपचार कौन करता है? एक अंग्रेजी सर्जन विलियम हैमिल्टन इसका उपचार करता है और इसको ठीक कर देता है। किसे? फर्रुखसियर को। तो उसके बाद क्या होता है कि फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बहुत सारी व्यापारिक रियायतें प्रदान की। तो इसने अंग्रेजों को बंगाल के क्षेत्र में व्यापार करने की छूट प्रदान की। तो 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को फर्रुखसियर ने शाही फरमान दिया था और इसे अंग्रेजी कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा यानी कि अधिकार। तो अंग्रेजों को इसने बंगाल के क्षेत्र में व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया। तो शाही फरमान के तहत इसने अंग्रेजों को साल के 3000 रुपये प्रति वर्ष की कीमत के बदले में बंगाल के क्षेत्र में व्यापार करने की अनुमति दे दी। किसने? फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को, याद रखेगा। कब? 1717 ईस्वी में। तो उसके बाद आगे क्या होता है कि फर्रुखसियर जब सैयद बंधुओं के सहयोग से शासक बनता है तब बाद में उसे लगता है कि सैयद बंधु उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, इसलिए बाद में वह इन सैयद बंधुओं को हटाना चाहता था। परंतु सैयद बंधुओं ने ही इसे बनाया था राजा। तो सैयद बंधुओं ने क्या किया? तो इससे पहले कि फर्रुखसियर सैयद बंधुओं को हटाए, सैयद बंधु फर्रुखसियर को ही हटा देते हैं, यानी कि फर्रुखसियर की हत्या करवा देते हैं। और उसके बाद वो अगला शासक बनाते हैं रफी-उद-दरजात को। तो रफी-उद-दरजात को भी सैयद बंधुओं के द्वारा ही अगला शासक बनाया जाता है। इसीलिए सैयद बंधुओं को मध्यकालीन भारत का किंग मेकर कहा गया। तो रफी-उद-दरजात 1719 में अगले शासक बनते हैं और बीमारी के कारण ये ज़्यादा देर तक शासक नहीं रह पाते। तो फर्रुखसियर की हत्या करवाने के बाद सैयद बंधु रफी-उद-दरजात को शासक बनाते हैं और सैयद बंधु ने रफी-उद-दरजात को फरवरी 1719 में बादशाह घोषित किया और जून 1719 तक उसकी फेफड़े की बीमारी से मृत्यु हो जाती है रफी-उद-दरजात की। तो ज़्यादा देर तक ये शासक नहीं रह पाता, केवल कुछ ही महीनों तक ये शासक रह पाता है। तो रफी-उद-दरजात के बाद रफी-उद-दौला जो उसका सगा भाई होता है रफी-उद-दरजात का, वो अगला शासक बनता है। तो इसके बाद सैयद बंधु रफी-उद-दौला को अगला बादशाह बनाते हैं, पर इसकी भी मृत्यु 1719 में ही बीमारी से हो जाती है। तो दोनों भाइयों की मृत्यु बीमारी से हो जाती है। तो रफी-उद-दौला के बाद मोहम्मद शाह अगला शासक बनता है और 1719 से लेकर 1748 तक इसका शासन रहता है। तो अब सैयद बंधु मोहम्मद शाह को अगला शासक बनाते हैं, परंतु मोहम्मद शाह को ये आभास हो गया था कि जैसे सैयद बंधुओं ने मुझसे पहले के शासकों के साथ किया है, यानी कि उनकी फाइल निपटा दी है, उसी प्रकार ये मेरी फाइल भी निपटा देंगे। इसीलिए वो क्या करता है कि इससे पहले कि सैयद बंधु मोहम्मद शाह की फाइल निपटाएं, यानी कि उसे मारे, उससे पहले मोहम्मद शाह ही सैयद बंधुओं की हत्या करवा देता है। तो सैयद बंधुओं की हत्या कौन करवा देता है? मोहम्मद शाह, याद रखिएगा। तो जो मोहम्मद शाह होता है इसकी सार्वजनिक मामलों के प्रति उदासीनता, यानी कि ये राजपाट में इसकी ज़्यादा रुचि नहीं रहती और सुंदर युवतियों के प्रति इसका अत्यधिक रुझान होने के कारण इसे रंगीला बादशाह कहा जाता है। इसीलिए इसका पूरा नाम पड़ गया मोहम्मद शाह रंगीला। तो रंगीला बादशाह किसे कहा गया? मोहम्मद शाह को कहा गया। और मोहम्मद शाह से प्रश्न पूछा जाता है किसने जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त कर दिया था। तो जजिया कर हमने पीछे पढ़ा था कि अकबर ने समाप्त किया था, परंतु औरंगजेब ने फिर से लागू कर दिया था, परंतु पूर्ण रूप से देखा जाए अंतिम रूप से मोहम्मद शाह ने इसे समाप्त कर दिया। इसके बाद जजिया कर दोबारा नहीं लगता। तो अंतिम रूप से जजिया कर
कौन समाप्त करता है? मोहम्मद शाह रंगीला। तो इसके शासनकाल में कई राज्यों के सूबेदारों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना कर ली थी, क्योंकि जो मोहम्मद शाह रंगीला था ना, इसकी राज्यपाठ में कोई रुचि नहीं थी, तो बाकी के जो सूबेदार थे उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। तो उनके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। तो इन सभी लोगों ने मोहम्मद शाह के समय अपने आप को और अपने क्षेत्रों को एक एक करके मुगलों से अलग करना शुरू कर दिया था। जिन्होंने अपने आप को अलग स्वतंत्र राजा घोषित कर लिया था। उनके संस्थापक हम देख लेते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले अवध ने अपने आप को अलग कर लिया। तो अवध के संस्थापक कौन बने? शहादत खां। ये अवध के संस्थापक बने, यानी कि शहादत खां ने अवध को स्वतंत्र घोषित कर दिया मुगलों से। उसके बाद है हैदराबाद। तो हैदराबाद के कौन से संस्थापक थे जिन्होंने अपने आप को मुगलों से अलग कर लिया? तो इनका नाम था चिनकिलिच खां। इन्हें निजाम उल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है रुहेलखंड। इसके संस्थापक बने वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खां। उसके बाद है बंगाल। तो बंगाल के संस्थापक थे जिन्होंने अपने आप को मुगल साम्राज्य से अलग किया था। तो इनका नाम था मुर्शिद कुली खां। याद रखिएगा क्या नाम था? मुर्शिद कुली खां। उसके बाद है कर्नाटक। तो कर्नाटक के संस्थापक थे सादुतुल्ला खां। उसके बाद है भरतपुर। भरतपुर के संस्थापक थे चूरामन एवं बदन सिंह। तो इन सभी शासकों ने अपने आप को एक एक करके मुगल साम्राज्य से अपने क्षेत्र को अलग कर लिया और अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित कर लिया। तो एक एक करके कई क्षेत्रों ने अपने आप को मोहम्मद शाह से अलग कर लिया। और मोहम्मद शाह के समय ही ईरान क्षेत्र का एक शासक था नादिर शाह। इसने भारत पर आक्रमण किया था। किसके समय में? मोहम्मद शाह रंगीला के समय में। और जो नादिर शाह था ये शुरू में एक चरवाहा था, परंतु आगे चलकर ये फारस का शासक बनता है। और 1736 ईस्वी में फारस का शासक बनने के बाद ये 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करता है। और नादिर शाह को उसके आक्रमणों के कारण ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह को। और नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। उस समय मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। तो जब नादिर शाह आक्रमण करता है तो मोहम्मद शाह उस समय एक कमजोर शासक के रूप में सामने आता है। और नादिर शाह आक्रमण करते हुए दिल्ली पहुंच जाता है और लगभग 57 दिनों तक दिल्ली में रुकता है और बहुत सारा कत्लेआम मचाता है और बहुत सारा धन लूटता है। और नादिर शाह ने लगभग 70 करोड़ की धनराशि लूटी। और 70 करोड़ की राशि के साथ साथ शाहजहां के द्वारा बनवाया गया तख्ते ताउस, जिसे हम मयूर सिंहासन के नाम से जानते हैं, हमने पीछे पढ़ा था कि मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। तो नादिर शाह ने मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा इसको भी लूट लिया। तो 70 करोड़ की धनराशि, मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा नादिर शाह ने जब आक्रमण किया तो इसे लूटकर वो ईरान लेकर चला गया। याद रखिएगा। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला आखिरी मुगल शासक कौन था? तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला पहला मुगल शासक था शाहजहां, क्योंकि इसी ने तख्ते ताउस यानी कि मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था। तो सबसे पहला शासक था शाहजहां और सबसे आखिरी मुगल शासक था कौन? मोहम्मद शाह। याद रखिएगा। तो मोहम्मद शाह के बाद अगला शासक बनता है अहमद शाह। और अहमद शाह का शासनकाल 1748 से लेकर 1754 ईस्वी तक रहा। तो 1748 ईस्वी में मोहम्मद शाह रंगीला की मृत्यु हो जाती है। और मोहम्मद शाह रंगीला के बाद अगला शासक बनता है अहमद शाह। तो अहमद शाह एक अयोग्य और भ्रष्ट शासक था। ईरान वापस आने के बाद हमने पीछे देखा था कि अहमद शाह के पहले कौन शासक था? मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह के समय आक्रमण कौन करता है? नादिर शाह। तो ईरान वापस जाने के बाद नादिर शाह की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद ईरान का अगला शासक बनता है अहमद शाह अब्दाली। तो अहमद शाह अब्दाली भी नादिर शाह के कार्यों से प्रेरित होता है और वह भी भारत पर 7 बार आक्रमण करता है। वह अपना पहला आक्रमण 1748 ईस्वी में मुगल शासक अहमद शाह के समय करता है। तो अहमद शाह अब्दाली अपना पहला आक्रमण किस मुगल शासक के समय करता है? अहमद शाह के समय। तो इसे याद रखना भी आसान है। आक्रमण कौन करता है? अहमद शाह अब्दाली। और मुगल शासक कौन था? अहमद शाह। तो दोनों का नाम अहमद शाह था। तो अहमद शाह अब्दाली 1748 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण करता है। और अहमद शाह अब्दाली की लूट का आलम यह था कि पंजाबी में एक कहावत मशहूर हो गई थी कि खादा पीता लाहेदा रहंदा अहमद शाहिदा, यानी कि जो खा लिया और पी लिया, जो तन को लग गया वही अपना है, बाकी तो अहमद शाह लूट कर ले जाएगा। जो खा लिया पी लिया वही अपना है, बाकी अहमद शाह लूट कर ले जाएगा। तो ये बहुत ही मशहूर कहावत है उस समय की कि खादा पीता लाहेदा रहंदा अहमद शाहिदा, यानी कि जो खा लिया और पी लिया वही बचेगा, बाकी तो अहमद शाह लूट कर ले ही जाएगा। ये आलम था। इसे आप पता लगा सकते हैं
कि अहमद शाह अब्दाली ने कितना लूटा था उस समय भारत को। तो अहमद शाह के बाद अगला शासक बनता है आलमगीर द्वितीय। इसका शासनकाल 1754 ईस्वी से लेकर 1758 ईस्वी तक रहता है। तो इसके समय एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी, वही आपको याद रखनी है। तो आलमगीर द्वितीय के समय प्लासी का युद्ध होता है 23 जून 1757 ईस्वी को, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, जिसमें नवाब की हार हुई थी, यानी कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई थी और उस समय आलमगीर द्वितीय मुगल बादशाह था। तो जो ये प्लासी का युद्ध हो गया, बक्सर का युद्ध हो गया, जितने भी युद्ध हैं इन पर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पर तो सिर्फ हम मुगल शासकों के बारे में पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम ज़्यादा डिटेल में युद्धों के बारे में नहीं पढ़ेंगे। इसको हम अलग वीडियो में देखेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको बस इतना पता होना चाहिए कि किस मुगल बादशाह के समय प्लासी का युद्ध हुआ था। तो आलमगीर द्वितीय के समय प्लासी का युद्ध हुआ था। बस आपको आलमगीर द्वितीय से इतना ही याद रखना है। उसके बाद अगला शासक बनता है शाह आलम द्वितीय। 1759 से लेकर 1806 ईस्वी तक इसका शासन रहता है। तो जब आलमगीर द्वितीय की मृत्यु होती है ना, तो उस समय शाह आलम द्वितीय बिहार के क्षेत्र में होता है। तो बिहार में ही शाह आलम द्वितीय अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित कर देता है। परंतु मैंने आपको पीछे चार्ट में बताया था कि शाह आलम द्वितीय से पहले शासक बनता है शाहजहां तृतीय। तो देखिए क्या होता है कि जब आलमगीर द्वितीय की मृत्यु होती है ना, तो जो ये शाह आलम द्वितीय होता है ये तो बिहार में होता है, परंतु जो शाहजहां तृतीय होता है ना, ये दिल्ली में होता है। और दिल्ली में शाहजहां तृतीय अपने आप को राजा घोषित करता है। इसीलिए जो अगला बादशाह बनता है, भले ही कुछ ही दिनों के लिए बना हो, वो बनता है शाहजहां तृतीय। और उसके बाद में क्या होता है कि जो शाह आलम द्वितीय होता है ये बिहार से आता है और शाहजहां तृतीय को हरा देता है। और इसको हराने के बाद शाह आलम द्वितीय अगला शासक बन जाता है। क्योंकि भले ही बिहार में इसने आपको स्वतंत्र राजा घोषित किया था, परंतु दिल्ली में अपने आप को शाहजहां तृतीय ने स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया था। इसीलिए कुछ ही दिनों के लिए अगला शासक शाहजहां तृतीय बनता है और शाहजहां तृतीय को हराने के बाद जो अगला शासक बनता है वो है शाह आलम द्वितीय। तो शाह आलम द्वितीय से आपको क्या याद रखना है, तो शाह आलम द्वितीय के समय दो महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ हुई थी, वो आपको पता होनी चाहिए। पहली लड़ाई हुई थी 1761 में, पानीपत का तृतीय युद्ध। इसी के समय हुआ था शाह आलम तृतीय के समय। और किसके किसके बीच में हुआ था, तो अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। तो इस समय तक जो मुगल साम्राज्य था ये काफी सीमित क्षेत्र तक रह चुका था और जो मराठा थे ये उभरती हुई ताकत थे, जिस कारण क्या होता है कि अहमद शाह अब्दाली का युद्ध होता है किसके साथ, मराठाओं के साथ। परंतु इस युद्ध में मराठाओं की हार हो जाती है। और इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण युद्ध होता है वो होता है बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब सुजाउद्दौला तीनों ने मिलकर लड़ा था। परंतु विजय किसकी होती है, अंग्रेजों की विजय होती है। और बक्सर के युद्ध के बाद शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और अंग्रेजों के बीच 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। ये जो भी युद्ध हैं और संधियां हैं इन पर मैं अलग वीडियो लाऊंगा। बस यहाँ पर आपको याद होना चाहिए कि शासक कौन था, शाह आलम तृतीय, जिसके समय बक्सर का युद्ध हुआ था और उसके बाद 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई थी। तो अब आप समझ लीजिए कि मुगलों की ताकत नहीं बचती, जो भी वहां पर बादशाह बनेगा वो अंग्रेजों के अधीन ही रहेगा। तो शाह आलम द्वितीय को बाद में अंधा बना दिया जाता है और एक अंधे शासक के रूप में ये लंबे समय तक कार्य करता है। और इसी क्रम में क्या होता है कि 1803 ईस्वी में ब्रिटेन के सैन्य अधिकारी, उसका नाम होता है लॉर्ड लेक, इसके प्रयासों से यह घोषित हो जाता है कि शाह आलम द्वितीय अब अंग्रेजों के संरक्षण में है, यानी कि अब पूर्ण रूप से अंग्रेजों का अधिकार हो गया। बादशाह तो रहेगा पर वो अंग्रेजों की कठपुतली की तरह रहेगा, अधिकार किसका रहेगा, अंग्रेजों का रहेगा। तो शाह आलम द्वितीय के बाद अगला शासक बनता है अकबर द्वितीय। 1806 ईस्वी से लेकर 1837 ईस्वी तक इसका शासन रहा। तो शाह आलम द्वितीय की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अकबर द्वितीय अंग्रेजों के संरक्षण में, यानी कि अंग्रेजों की ही अधीन, अंग्रेजों की ही देखरेख में 1806 ईस्वी में अकबर द्वितीय मुगल बादशाह बनता है। अब भारत में मुगलों की स्थिति काफी खराब हो गई थी और अंग्रेज उनके साथ काफी अनैतिक व्यवहार करने लगे थे। तो अकबर द्वितीय क्या करता है, राजा राम मोहन राय को बुलाता है और उन्हें कहता है कि आप ब्रिटेन जाइए और हमारी तरफ से ब्रिटेन की महारानी को ये संदेश दीजिए कि हमारी स्थिति ठीक नहीं है। आप देख रहे हैं कि मुगलों की क्या हालत हो गई। एक समय अंग्रेज मुगलों के पास आए थे कि मालिक हमें अधिकार दे दीजिए, हमें व्यापार करना है। तो अब समय क्या आ गया
कि मुगल बादशाह को ब्रिटेन की महारानी के पास ये संदेश भेजना पड़ रहा है कि मेरी स्थिति ठीक नहीं है। तो इसी क्रम में अकबर द्वितीय राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देता है। हम पढ़ते हैं ना, राजा राम मोहन राय, तो इनका नाम था राम मोहन राय। तो जो राजा की उपाधि दी थी ये किसने दी थी? यही प्रश्न बनता है अकबर द्वितीय से। तो राजा की उपाधि दी थी अकबर द्वितीय ने, किसे? राम मोहन राय को। यही प्रश्न अकबर द्वितीय से पूछा जाता है। तो अकबर द्वितीय के बाद मुगल साम्राज्य का आखिरी शासक बनता है बहादुर शाह द्वितीय। 1837 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक इसका शासन रहता है। तो इन्हें बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। किसे? बहादुर शाह द्वितीय को। जफर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्हें शेर व शायरियों का काफी शौक था और वहां पर ये अपना नाम लिखते थे जफर। तो बहादुर शाह द्वितीय को ही बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता है। अब मुगलों की स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि इनका राज्य एक छोटी सी सीमा में सीमित होकर रह गया था और अब अंग्रेज इन्हें लाल किले से भी बाहर निकालना चाहते थे। तो इसी क्रम में क्या होता है कि अंग्रेजों के खिलाफ 1857 ईस्वी की क्रांति शुरू होती है और क्रांतिकारियों के कहने पर मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, जो कि अब बूढ़े हो चुके थे, वो क्रांति का नेतृत्व करने के लिए तैयार हो जाते हैं। परंतु अंग्रेजों के सामने जब क्रांतिकारी टिक नहीं पाते तो बहादुर शाह जफर पराजित हो जाते हैं और बहादुर शाह जफर के पराजित होने पर उन्हें अंग्रेजों द्वारा पकड़ लिया जाता है और रंगून यानी कि म्यांमार की जेल में उन्हें भेज दिया जाता है। और वहीं पर 1862 ईस्वी में रंगून में ही बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाती है। तो बहादुर शाह जफर को शेरों शायरियों का शौक था और मिर्जा गालिब भी बहादुर शाह जफर के समकालीन थे। मिर्जा गालिब बहादुर शाह जफर के दरबारी कवि तो नहीं थे पर उन्हीं के समकालीन थे, याद रखिएगा। और बहादुर शाह जफर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसे शेरों शायरियों का शौक था और जो भी ये शेर लिखता था उसके नीचे अपना नाम लिखता था जफर। तो इसीलिए इसे बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता है। और दिल्ली में अंग्रेजों के द्वारा जब इसे कैद कर लिया गया था तब इसने लिखा था कि ना तो मैं किसी की आंखों का नूर हूं, ना तो किसी के दिल का करार हूं, मैं किसी के काम आ ना सका, वो बुझता हुआ चिराग हूं। ये किसके द्वारा कहा गया था? बहादुर शाह जफर के द्वारा। तो यहाँ पर हमने उत्तर मुगल काल के सभी शासकों के बारे में पढ़ लिया। अब एक बार हम इनका क्रम रिवाइज कर लेते हैं। तो उत्तर मुगल काल में सबसे पहला शासक बने बहादुर शाह प्रथम। उसके बाद अगले शासक बने जहांदर शाह। जहांदर शाह के बाद फर्रुखसियर और फर्रुखसियर के बाद रफ़ी उद्दरजात और रफ़ी उद्दौला। ये दोनों भाई अगले शासक बनते हैं कुछ ही महीनों के लिए। और रफ़ी उद्दौला की मृत्यु के बाद मोहम्मद शाह रंगीला अगले शासक बनते हैं। मोहम्मद शाह रंगीला के बाद अहमद शाह और अहमद शाह के बाद आलमगीर द्वितीय अगले शासक बनते हैं। आलमगीर द्वितीय के बाद शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय के बाद अकबर द्वितीय और अकबर द्वितीय के बाद जो मुगल साम्राज्य का आखिरी शासक होता है उसका नाम था तो बहादुर शाह जफर। तो बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक हमने पढ़ लिया। अब हम उत्तर मुगल काल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि भारत में मुगल साम्राज्य के अंतिम सम्राट कौन थे? तो मुगल साम्राज्य के अंतिम सम्राट थे, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बहादुर शाह जफर। अगला प्रश्न है कि पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में किसके बीच हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला आखिरी मुगल शासक था मोहम्मद शाह और पहला मुगल शासक था शाहजहां, जिसने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है कि अहमद शाह अब्दाली का भारत पर प्रथम आक्रमण किसके समय में हुआ था? तो अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ था अहमद शाह के समय में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि किस मुगल बादशाह को घृणित कायर कहा जाता है? तो किसे घृणित कायर कहा जाता है? इसका सही जवाब है फर्रुखसियर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि किस मुगल बादशाह को सुंदर युवतियों के प्रति रुझान के कारण रंगीला बादशाह कहा जाता है? तो मोहम्मद शाह रंगीला। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि किस मुगल बादशाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता है? तो लंपट मूर्ख कहा जाता है, इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जहांदर शाह। अगला प्रश्न है कि जुल्फिकार खां किस मुगल बादशाह का वजीर था? तो जुल्फिकार खां जहांदर शाह का ही वजीर था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि बहादुर शाह प्रथम का मूल नाम क्या था? तो बहादुर शाह प्रथम का मूल नाम था मुअज्जम। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि किस मुगल शासक के शासनकाल में भारत से जजिया कर अंतिम रूप से समाप्त हुआ? तो भारत से जजिया कर
अंतिम रूप से समाप्त हुआ था? इसका सही जवाब है मोहम्मद शाह रंगीला ने किया था, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि किस मुगल शासक को शाह बेखबर के नाम से जाना जाता है? तो शाह बेखबर के नाम से बहादुर शाह प्रथम को जाना जाता है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। तो आज का आखिरी प्रश्न है कि किस मुगल शासक को अंग्रेजों ने पकड़कर रंगून भेज दिया था? तो किसे भेज दिया था? बहादुर शाह जफर को, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। तो आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।